अर्थव्यवस्था बन गया है और अर्थव्यवस्था को इस मुकाम तक पहुंचाने में देश की टूरिज्म इंडस्ट्री का बहुत योगदान है, खासकर धार्मिक टूरिज्म का। क्योंकि धार्मिक टूरिज्म जो है उसने देश के जीडीपी में अब अपनी हिस्सेदारी 2.32 कर दी है। राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, केदारनाथ मंदिर पुनर्गठन, साथ में देश के ऐसे कई मंदिर हैं जो अब देश के लोगों में आस्था ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ा रहे हैं। ये धार्मिक स्थल अब लोगों में श्रद्धा और विश्वास ही नहीं बल्कि रोजगार के नए आयाम भी पैदा कर रहे हैं। आज हम इस खास सेशन में आस्था की अर्थव्यवस्था और धार्मिक टूरिज्म जैसे खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे इस खास सेशन में बने हुए हैं। सबसे पहले आप सभी को उन्हीं से हम परिचय करा देते हैं और आपको बता दें कि हमारे साथ इस संवाद और विश्लेषण में प्रसिद्ध लोक कलाकार माननीय अवस्थी जी बनी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ रोमिल पंत जी बने हुए हैं, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं थॉमस कुक की तरफ से। हमारे साथ यात्रा.com के COO कृष्ण सिंह जी बने हुए हैं और COO इज माई ट्रिप की नूतन गुप्ता जी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। और साथ में एवरी इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन सुशील अग्रवाल जी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। और साथ में खास मेहमान उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह जी इस हमारे खास संवाद में शामिल हैं। और चर्चा की शुरुआत मैं जयवीर जी आपसे ही करता हूं। जयवीर जी, उत्तर प्रदेश देश की पहली ऐसी सरकार है जिसने धार्मिक टूरिज्म को प्रमुखता से सबसे पहले उस पर काम करना शुरू किया और आज यूपी ना सिर्फ देश का बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, इन तमाम धार्मिक स्थलों को लेकर एक नए आयाम पे अर्थव्यवस्था के पहलुओं के भी चर्चा हो रही है। तो सरकार के तौर पे कैसे ये थॉट आया कि हम धार्मिकता को अर्थव्यवस्था से जोड़ सकते हैं, देश के मंदिरों को रोजगार से जोड़ सकते हैं? जयवीर जी। देखिए, पहले तो नमस्कार रवि जी, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद के इस विषय पे आप लोगों ने आज चर्चा करने का निर्णय लिया जिससे देश और दुनिया में उत्तर प्रदेश के धार्मिक टूरिज्म के बारे में और भलीभांत लोग जान सकें। देखिए, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के टूरिज्म की स्थिति बहुत दयनीय स्थिति में थी। हालांकि हम सब जानते हैं कि किसी भी टूरिज्म को बढ़ाने के लिए उस संदर्भित प्रदेश में या उस देश में लॉ एंड ऑर्डर का अच्छा विषय होना आवश्यक है। जब तक कानून व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तब तक टूरिज्म की, चाहे किसी प्रकार का टूरिज्म हो, टूरिज्म को बढ़ाने की संभावनाएं बहुत क्षीण होती हैं। 17 से पहले एक बीमारू राज्य के रूप में, एक दंगाइयों के राज्य के रूप में, एक कानून व्यवस्था फेल्योर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश की लोग परफेक्शन रखते थे, अवधारणा रखते थे। ये स्थितियां थीं। लेकिन आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 17 में सरकार बनने के बाद जिस तरीके से कानून का राज स्थापित हुआ, प्रदेश विकास की नई नई ऊंचाइयों पर छूने के लिए दौड़ में शामिल हुआ और आज वो उत्तर प्रदेश जो कभी इन चीज़ों से जाना जाता था, आज कानून को राज का उत्तर प्रदेश, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश, बुलडोजर वाले बाबा का उत्तर प्रदेश, जिसका उदाहरण न सिर्फ विभिन्न प्रदेश देते हैं बल्कि अन्य देशों में भी जिसकी चर्चा होती है, ऐसा प्रदेश बना जिसके कारण उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों का परफेक्शन बदला, सोच बदली, धारणा बदली। और उसी का परिणाम है कि चाहे टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात हो या प्रदेश में निवेश करने की बात हो, देश और विदेश के लोग आकर्षित हुए हैं। और निश्चित रूप से हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मभूमि है, हमारे भगवान कृष्ण की भूमि है, भगवान शिव की नगरी काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजमान है, जहां चित्रकूट धाम है, जहां तमाम ऋषियों मुनियों और बड़े बड़े संत पुरुषों की तपोभूमि नेमी सारण्य है, जहां गोरखनाथ जी का तपोस्थली है। ऐसी भूमि जो धार्मिक रूप से बहुत ही फलीभूत भूमि है,
ऐसी अनोखी भीम उत्तर प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से, धार्मिक पर्यटन की खास रूप से दृष्टि से अपार संभावनाओं का ये प्रदेश रहा है। इसको धरातल पर उतारने की जरूरत थी, जिसके लिए प्रदेश सरकार ने 3 चीज़ें विशेष रूप से, नंबर 1 उन धार्मिक स्थलों के समुचित विकास की योजनाएं और उसके आसपास पर्यटन विकास की योजनाएं, नंबर 2 उनके कनेक्टिविटी के लिए बेहतरीन व्यवस्थाएं, रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, वाटर कनेक्टिविटी हो, इस तरह की तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया और साथ ही साथ वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके हम लोगों ने बेहतरीन व्यवस्था देने का काम किया। आज आप देख रहे होंगे कि जहाँ एक को 2017 में लगभग जो हमारी सरकार आने से पहले पुरानी सरकार के ज़माने में मात्र 16 करोड़ पर्यटकों की आवक थी, उसी के सापेक्ष आज की तारीख में 2023 में 48 करोड़ पर्यटक उत्तर प्रदेश में आने में हम लोग सफल हुए हैं। इतने पर्यटकों का आना यहाँ हुआ है और जब एक पर्यटक आता है तो 6 लोगों को रोजी रोटी और रोजगार के अवसर देने का काम करता है। और आप देख रहे होंगे एक और काशी में चीज जो- काशी कॉरिडोर बनने के बाद चीज जो है वो कह सकते हैं यूपी सरकार के लिए, बीजेपी के लिए, एक तो वोट मिल रहे हैं और दूसरे नोट भी मिल रहे हैं। लोग अयोध्या आ रहे हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आ रहे हैं, तो उससे बिल्कुल। अर्थव्यवस्था का पहिया भी घूम रहा है। तो ये रोजगार को कैसे जोड़ा जाए, इन सब चीजों को लेकर कोई निश्चित स्ट्रेटेजी है? रूप से। क्योंकि पहले तो हम देख रहे थे आगरा यूपी में एक बड़ा फेमस नाम था, फिर मथुरा था, लेकिन अब अयोध्या ना सिर्फ यूपी देश बल्कि दुनिया में सबसे बड़ा धार्मिक डेस्टिनेशन बनने जा रहा है। इसको लेकर, ब्रांडिंग को लेकर क्या काम किया जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से आपने ठीक चर्चा की अयोध्या की। अयोध्या में आप देख रहे होंगे कि इस बार लाखों लोग प्रतिदिन की आवक है। हम लोगों के लगभग औसतन 2 लाख से ऊपर पर्यटक प्रतिदिन का औसत आ रहा है। और जब वो आप ये भी देख रहे होंगे कि सैकड़ों करोड़ रुपया का चढ़ावा विभिन्न आने वाले श्रद्धालुओं के द्वारा वहाँ चढ़ाया जा रहा है, जो निश्चित रूप से बहुत ही कीर्तिमान है। साथ ही साथ वहाँ आप देख रहे होंगे कि कायाकल्प इस तरह हो रहा है कि वहाँ का चाहे रेहड़ी वाला हो, ठेले वाला हो, फूल वाला हो, माली हो, केवट हो, छोटे छोटे दुकानदार हों, 5-5 कमरों के अपने घरों में ही कमरे बना करके पर्यटकों को आने के लिए, ठहरने के लिए व्यवस्था करने वाले होटल से लेके 5 स्टार होटल तक हों, इन सब का जबरदस्त तरीके से नया रेवेन्यू रिकॉर्ड बनने का काम हुआ है। राजस्व में छोटे कारोबारी से लेके छोटे छोटे ठेले वाले, खोमचे वाले से लेकर के बड़े बड़े ढाबे और रेस्टोरेंट तक करोड़ों रुपया प्रतिदिन की आय में वृद्धि अकेले अयोध्या में हुई है। इसी तरह आप देखते होंगे कि वहाँ पर जिस तरीके से आप देश और विदेश के तमाम निवेशक, चाहे विभिन्न होटल के माध्यम से अपना निवेश कर रहे हों, विभिन्न अन्य अन्य परियोजनाओं के द्वारा कर रहे हों, प्रदेश और देश के बल्कि विभिन्न देशों के लोग वहाँ अपने स्थान बनाने के लिए, लोगों के लिए अपने होटल और ठहराव बनाने के लिए, वहाँ गेस्ट हाउस बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से जमीन आरक्षित करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। वहाँ काशी का कायाकल्प हो, अयोध्या का कायाकल्प हो, काशी जी जी वहाँ जयवीर जिस जी। तरीके से आप देख रहे होंगे। ठीक है, शुक्रिया लोगों जयवीर की- जी हमारे साथ, क्योंकि और लोगों मेहमान भी की हैं निवेशकों हमारे साथ। की बहुत बहुत आवक- शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए, हमारे इस खास शो मंथन में शामिल होने के लिए जयवीर जी। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं पैनल के साथ। मालिनी जी, क्योंकि अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से तमाम इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स यहाँ बैठे हैं, उनके साथ चर्चा करेंगे, लेकिन हम चाहता हूँ कि सेशन में आस्था की अनुभूति आपके संगीत और आपके विचार से किए जाए। एक कलाकार के तौर पे आप कैसे देखती हैं जब देश के मंदिरों का स्वरूप बदल रहा है, देश के मंदिरों को एक इंडस्ट्री, एक उद्योग का दर्जा मिल रहा है? क्योंकि आप देश में भी जाती होंगी, विदेश में भी जाती होंगी, वहां पे हर चीज की बहुत अच्छी ब्रांडिंग होती है। अब यहाँ भी थोड़ी सी सोच लोगों की बदल रही है, तो संगीत और विचार क्या है आपके, ये जो स्वरूप बदला है सबका? सबसे पहले तो कहूंगी सियावर रामचंद्र की, जहां राम कन्हैया ने जन्म लिया, जहां बाबा ने अपनी धूनी रमाई, राम सिया राम जय जय राम,
राम सिया राम जय जय राम। गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया, जहाँ पहुँच निर्वाण लिया। रे राम सिया राम जय जय राम। कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश सदा से धर्म और अध्यात्म की धरती रही है। राम कृष्ण ने जहाँ जन्म लिया हो, जो देवी का उद्गम स्थल रहा हो, जहाँ पे भोलेनाथ वास करते हों, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती एक अभूतपूर्व त्रिवेणी का सृजन करती हैं, जहाँ गौतम बुद्ध आकर के प्रथम उपदेश देते हैं, यहीं से प्रस्थान करते हैं। आज उस उत्तर प्रदेश की वह धार्मिक आस्था एक आर्थिक रथ का पहिया भी बन गई है। ये मुझे लगता है कि भारत की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ में एक बदली हुई मानसिकता, और वास्तव में भारत है क्या, हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारी आध्यात्मिक शक्ति है। लेकिन एक बहुत दुखद बात है कि एक लंबे समय तक जो कोई मंदिर जाता था उसका उपहास उड़ाया जाता था। जो मंदिर जाता था उसे पुरातनपंथी, कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं पिछड़ी हुई सोच, दकियानूसी, मंदिर जाने वाला ओल्ड फैशन है। मंदिरों को लेकर पिक्चरों में आप देख लीजिए किस प्रकार का प्रोजेक्शन था। वो सब कुछ आज बदल गया है, और उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी शक्ति थी, उसकी आध्यात्मिक सत्ता, उसकी आध्यात्मिक शक्ति के केंद्र, वो जिस प्रकार से आज न सिर्फ पर्यटन और आस्था के सबसे बड़े केंद्र बन गए, बल्कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक समृद्धि में भी, भारत की आर्थिक समृद्धि में अपना योगदान कर रहे हैं। ये मुझे लगता है सबसे बड़ा एक टर्न अराउंड है लोगों की सोच में भी, और एक भारत ने अपनी किस प्रकार की यात्रा की है, उसमें उस आर्थिक यात्रा में उसकी आध्यात्मिक यात्रा भी शामिल है। यहाँ पर मैं अभी परिचय आप दे रहे थे, तो मुझे लगता है कि आपको इस पूरे जो आज आपने इतना सुंदर विषय रखा, उससे सबसे अच्छा लेखा जोखा तो यही दे पाएंगे आंकड़ों के रूप में। लेकिन मैंने एक ऐसे कलाकार के रूप में जिसने जन्म लिया यहीं कन्नौज में और पली बढ़ी मिर्ज़ापुर में, आज वहाँ विंध्यवासिनी के मंदिर का इतना सुंदर प्रांगण बना है। गोरक्षनाथ की जन्म धरती में मेरा पालन पोषण हुआ, जहाँ का गोरक्षनाथ मंदिर सदा से स्वच्छता के लिए और अपने अनुशासन के लिए एक नया मापदंड रखता था। मैं अयोध्या में रही हूँ, मैं काशी में रही हूँ। और अयोध्या में जब आप थी, जब तमाम वीवीआईपी लोगों के वीडियोस आ रहे थे जी, तो उसमें मैं देख रहा था कि आपकी आंखों में आंसू थे, जैसे से भगवान राम की प्रतिष्ठा हो रही थी, तो ऐसा लग रहा था आप कुछ कहना चाह रही हूँ। तो क्या भाव आया संगीत के जरिए? मैं वो भी चाहूंगा कि संगीत के जरिए पेश करें। दरअसल मैं 26 साल पहले अयोध्या में थी, वहाँ रही हूँ। उस समय रामलला एक त्रिपाल में थे, हमने वो नज़ारा देखा है। वैसे दर्शन करने जाते थे सलाखों में घिरे हुए रामलला के, और वहाँ से जब रामलला के प्रकाट के दिन वहाँ पर भगवान राम का सोहर गाने के लिए आमंत्रित किया गया, और मैं वहाँ पर खड़ी थी, तो वो आंसू आनंद के भाव विभोर करने वाले थे। जो मैंने वहाँ गाया वही सुनाती हूँ। राम जी के भैले जनमवा चलगो करियाई दर्शनवा, राम जी के भैले जनमवा चलगो करियाई दर्शनवा। राजा दशरथ मोहर लुटावे, बरसत फूल आंगनवा चलगो करियाई दर्शनवा। राम जी के भैले जनमवा चलगो करियाई दर्शनवा। और मुझे लगता है मैं एक बात यहाँ पर एक प्रत्यक्षदर्शी के रूप में कहना चाहूँगी कि अभी माननीय मंत्री जी 2017 के बाद से बदलाव की बात कर रहे थे। इसके उत्तर प्रदेश में बदलाव का सबसे बड़ा संकेत हमें मिला था कुंभ से। कुंभ में रिकॉर्ड 23-24 करोड़ यात्री आया था। अभूतपूर्व रूप से प्रयाग में जो स्वच्छता थी, जो व्यवस्था थी, जो शुचिता थी, और जिस प्रकार के टेंट्स थे, लोगों के लिए आने जाने की इतनी सुविधा थी, पहली बार जो कभी कुंभ नहीं आया था वो भी कुंभ आया था। और आप ये सोचिए, यदि एक आम व्यक्ति मैं आपसे पूछने वाला था, क्योंकि आप विदेशों में भी जाती होंगी, कहीं शोज करती होंगी,
तो वहां पे हमेशा कहा जाता है कि भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनकी कमी है। यही वजह है कि टूरिज्म में भारत अभी आगे वो नहीं कर पा रहा है। लेकिन आपको लग रहा है कि पिछले कुछ सालों में चीजें बदली हैं, चाहे वो आपने कुंभ का जिक्र किया, अयोध्या का जिक्र किया, काशी विश्वनाथ का जिक्र किया, कि अब यहां सिक्योरिटी को लेकर, साफ सफाई को लेकर, इन सब चीजों को लेकर आपने देखिए तस्वीरें बदली। उत्तर प्रदेश सरकार ने जब कुंभ का आयोजन किया तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये प्रण लिया था कि जो एक आम जनधारणा है कि हम जब मेले में जाते हैं तो वहाँ सबसे बड़ी समस्या होती है स्वच्छता की, भीड़ की, अव्यवस्था की। और ये तीनों चीज़ें मुझे लगता है प्रयाग कुंभ वो सबको याद होगा, अविस्मरणीय था कि किस प्रकार की वहाँ पर अभूतपूर्व व्यवस्था थी। मैंने स्वयं देखा, हम लोग जब नाव में जा रहे थे तो हमने देखा कि पीछे यदि जरा सा भी कचरा कहीं से भी आता था वो दिखाई नहीं दे रहा था। और विश्व स्तरीय टेंट वहाँ पे रहने के लिए, और उसके बाद से, ये बात तो 5 साल पुरानी हो गई, उसके बाद हमने काशी में देखा है। आप सोचिए 13 दिसंबर 2021 को काशी कॉरिडोर बना, और अभी मैं आंकड़े देख रही थी क्योंकि आपके आना था, तो मैंने 2023 13 दिसंबर तक लगभग 20 करोड़ पर्यटक श्रद्धालु काशी कॉरिडोर का दर्शन करने आ चुके हैं। एक सामान्य सी बात है कि एक साधारण व्यक्ति और एक समृद्ध व्यक्ति, एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति एक औसत रूप में भी 2000 रुपये यदि खर्च करता है, तो आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में कितना धन आया। और वो धन कहाँ कहाँ पर हर वर्ग के व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं एक अर्थव्यवस्था। काशी विश्वनाथ का आपने जिक्र किया तो भगवान शिव को लेकर भी, ताकि फिर मैं दूसरे मेहमानों के साथ चर्चा। बिल्कुल, अब होली आ रही है तो एक बाबा की होली सुनाती हूँ, और ये बच्चों को तो बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि हमारे यहाँ बाबा की होली तो कहते हैं कि उनकी होली वो अवघड़ है, तो वो उनकी होली कैसी होगी। होरी खेले मसाने में, होरी खेले मसाने में, होरी खेले मसाने में, होरी खेले मसाने में, काशी में खेले घाट में खेले, काशी में खेले घाट में खेले, खेले ओगड़ मसाने में, होरी खेले मसाने में, होरी खेले मसाने में। तन में भस्म लगाए शंकर विष बड़ा अड़भंगारे, माथे पर चंद्रमा विराजे, जटा में सोहे गंगारे, खोल दिया है नयन तीसरा, खोल दिया है नयन तीसरा, कामदेव संहारे रे, होरी खेले मसाने में, होरी खेले मसाने में, होरी खेले मसाने में, होरी खेले मसाने में। और मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगी, मेलों की तरह मंदिरों के भी बारे में एक यही धारणा रहती थी कि मंदिरों में भी सफाई नहीं रहती है, पानी पड़ा रहता है, भीड़ होती है, पंडे ठगते हैं, धक्का मुक्की होती है, चोरी हो जाती है, और जितनी सच्चाई नहीं थी उससे ज़्यादा ही चीज़ें फैलाई भी गई। दोनों बातें हैं। एक बहुत बड़ा अभिजात पढ़ा लिखा वर्ग था जो भाई हम तो मंदिर नहीं जाएंगे, हम तो मेला में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको एक लगता था कि वो एलीट चीज़ों के लायक नहीं है। आज ये स्थिति है कि जितने भी सो कॉल्ड एलीट हैं वो अपने आप को उनके वर्ग में आज समाज में एलीट तब माने जा रहे हैं जब वो अयोध्या रामलला के दर्शन कर लें, जब वो कुंभ के दर्शन कराएं। तो ये मुझे लगता है नया भारत है, एक ऐसा भारत जहाँ पे धर्म की, आध्यात्मिक शक्ति की, हमारी आस्थाओं की शक्ति केंद्रों की वही शक्ति है, आज वही विश्वास है जो होनी चाहिए। और मंदिरों में जो मैंने आज आपको बात बोली कि वो सारा स्वरूप भी बदलने के पूरा प्रयास हुआ। प्रधानमंत्री का मुझे याद है आज भी, जब वे बनारस से चुनाव लड़ करके पहली बार जीत कर आए तो उन्होंने अपने पहले उद्बोधन में काशी में यही कहा कि हम पहला प्रण यही लेंगे कि बनारस को स्वच्छ करेंगे, मंदिरों के नगरी काशी, काशी को स्वच्छ करेंगे। वो स्वच्छता अभियान मंदिरों तक भी आया है। और आज मुझे लगता है हम अयोध्या, काशी, इनकी तो बात करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस समय उत्तर प्रदेश में गिनती के, मुझे लगता है शायद गिनती भी ना हो, लेकिन जो ज्ञात अज्ञात है उसमें 18,000 ऐसे मंदिर हैं
जिनमें स्वच्छता का पुनर्निर्माण का ऑलरेडी काम हो रहा है। और ये अपने जैसे हमारे यहाँ ग्राम देवता होते हैं, छोटे छोटे अपने कस्बों में मंदिर होते हैं जहाँ पे थोड़े थोड़े लोग जिया जाया करते थे, अब वहाँ पे शहर के लोग आने लगे हैं, वहाँ की व्यवस्था सुचारू हुई है। तो मुझे लगता है कि यही जो सोच बदली है लोगों की, इसी को लेकर आज हम संवाद और विश्लेषण कर रहे हैं। मालिनी, जब तक आपके पास समय है जी, आप जी, हमारे साथ रहें। जी जी। और तमाम मेहमान बने हैं। और कृष्ण सिंह CEO यात्रा.com के, मैं आपसे, अब यात्रा का पहले मतलब होता था कि आप पहाड़ों को देखने जा रहे हैं, समंदर को देखने जा रहे हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसके पास रेगिस्तान भी है, जिसके पास समंदर भी है, जिसके पास पहाड़ भी हैं। तो टूरिज्म को लेकर इनकी चर्चा होती थी, लेकिन पिछले 2 सालों में हम देख रहे हैं कृष्ण जी कि चीजें बदली हैं। और कहा जाता है कि एक ऐसी इंडस्ट्री है धार्मिक टूरिज्म, दूसरे सेक्टर्स में रिसेशन आ सकता है लेकिन यहां नहीं आ सकता है। तो 2-3 साल में आपने क्या बदलाव और स्वरूप देखा? ये जो रिलीजियस टूरिज्म की हम चर्चा कर रहे हैं, क्या बदलाव है और क्या बेहतर किया जा सकता है? धन्यवाद रवि जी, एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस अपॉर्चुनिटी टू कम ऑन दिस स्टेज एंड एक्सप्रेस द व्यूज़। धार्मिक पर्यटन या आध्यात्मिक पर्यटन, जैसा कि मालिनी जी ने अभी कहा, ये कोई मामूली शिफ्ट नहीं है, ये एक जनरेशनल शिफ्ट अभी हो रहा है, जिसमें एक पूरी नई जनरेशन, यंगस्टर्स हो गए, हमारे युवक युवतियाँ हो गए, वो सारे धार्मिक टूरिज्म में आ रहे हैं, इलीट्स आ रहे हैं। तो ये सब जो नीतियाँ सरकार ने 2014-2015 में प्रसाद, हृदय और स्वदेश दर्शन 2.0 के थ्रू चलाई थी, उन सब का रिजल्ट अभी हमको देखने को मिल रहा है। आपका सवाल था कि 2-3 साल में क्या बदला है अभी, तो धार्मिक पर्यटन जिस तरह से अब ग्रो कर रहा है, अगर आप आगे के कुछ 5 साल देखें, 2023 से 2030 तक 7 साल का आप ग्रोथ रेट देखेंगे, तो धार्मिक टूरिज्म का जो ग्रोथ रेट है वो 16% है, जबकि जो नॉर्मल पर्यटन है उसका ग्रोथ रेट तकरीबन 7% है। सो ना केवल धार्मिक पर्यटन नॉर्मल टूरिज्म के ग्रोथ रेट को आउटपेस कर रहा है, बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को भी आउटपेस कर रहा है। और एक तरह से जो पॉपुलेशन, युवक युवतियां हैं, नवयुवक हैं, जो इस धार्मिक टूरिज्म के फोल्ड में आ रहे हैं अभी, दे आर ड्राइविंग दिस ग्रोथ रेट। और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर, सैनिटेशन और लास्ट माइल कनेक्टिविटी है रोड के रूप में, आप पहले सोच नहीं सकते थे कि आप माँ वैष्णो देवी के पास जा रहे हैं तो वहीं पे आप उतरेंगे ट्रेन से, तो आप आज ट्रेन वहाँ पहुँच गई है। छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे धार्मिक स्थलों पर फ्लाइट्स से कनेक्टिविटी हो गई है। तो उस तरह का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर परिपूर्ण रूप से जो एक स्ट्रेटेजी बना के ग्रोथ की गई है और इम्प्लीमेंट की गई है लास्ट 8-10 सालों में, उसका फल अब हमें लास्ट 2-3 सालों में दिखना शुरू हुआ है, जो कि और ज़्यादा दिखेगा हमें अभी। बिल्कुल बिल्कुल। और उम्मीद, क्योंकि टूरिज्म किसी भी देश की रेवेन्यू का सबसे बड़ा सिस्टम होता है। रोमिल पंजी, क्योंकि आप तो डिविजनल टूरिज्म के एक सबसे बड़ा नाम है थॉमस कुक की तरफ से, तो एक कहा जाता था कि जैसे फ्रांस के बारे में कहा जाता है कि फ्रांस, सिटी ऑफ पेरिस, वहाँ लव है, वहाँ पे कई मिलियंस लगे। एक आंकड़ा में देख रहा था कि दुबई में 18 मिलियन लोग विदेशों से आए, भारत में अब भी 10 मिलियन लोग आ रहे हैं। तो जो ब्रांडिंग की कमी थी, खासकर हमारी जो धार्मिक डेस्टिनेशन है, क्या लैंड ऑफ गॉड ये ब्रांडिंग होनी चाहिए थी, लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिज्म ये होनी चाहिए थी। तो अब इसको लेकर थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि हम 2-3 कदम आगे बढ़े हैं, लेकिन अभी भी और जरूरत है। देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने का, और बहुत अच्छा लगा। मुझे इस वजह से और भी ज़्यादा खुशी है कि उत्तर प्रदेश मेरा जन्म स्थान है और मैं देवभूमि उत्तराखंड से आता हूँ, तो इस नाते थोड़ी सी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम डिवोशनल टूरिज़्म बढ़ाएं। जहाँ तक आपने बात करी लोगों की संख्या को बढ़ाने के लिए उसकी ब्रांडिंग की, मैं पूरी तरह से मालिनी जी से सहमत हूँ कि पहले ये था कि मंदिर जाना या इन स्थलों पे जाने में कुछ लोग झिझकते थे और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, दोनों चीज़ें थी। किंतु कुछ वर्षों में, पिछले कुछ वर्षों में जो उन्नति हुई है, मैं स्वयं अभी इस इतवार को, शनिवार को मैं मॉर्निंग सवेरे गया था और शाम को शिरडी से वापस आया ट्रेन में। वंदे भारत ट्रेन एक इतनी अच्छी चीज़ है कि आप सवेरे जाइए, ऑनलाइन दर्शन की बुकिंग करिए शिरडी में, शाम को आप ट्रेन से वापस आ सकते हैं। इसी तरह से अगर हम उत्तर प्रदेश देखें, हम पहले बात करते थे गोल्डन ट्रायंगल की। इंडिया में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते थे उनके लिए गोल्डन ट्रायंगल बहुत बड़ी चीज़ थी। गोल्डन ट्रायंगल अर्थात दिल्ली, जयपुर और आगरा। लेकिन वो गोल्डन ट्रायंगल
पिछले लगभग 6 महीनों में परिवर्तित हो चुका है। आज का गोल्डन ट्रायंगल जो हम पर्यटन क्षेत्र में मान रहे हैं वो है अयोध्या, काशी और प्रयाग, और चौथा उसको ट्रायंगल को चतुर्भुज कह लीजिए या आप स्क्वायर कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, मथुरा हो जाएगा। तो बहुत बहुत अच्छा। और वो इस वजह से हुआ है क्योंकि खाली सिर्फ मंदिरों के निर्माण से नहीं होता, ये होता है जब आप उसके पीछे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का माइट लगाएं, और उसके लिए होती है एक सोच, और सोच हम और आप जाने की चेष्टा कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमें वहाँ जाने के लिए सुविधाएं नहीं होंगी उपलब्ध। जैसे आज की डेट में हमारे पास कस्टमर्स चेन्नई से भी आते हैं, गुवाहाटी से भी आते हैं, कोच्चि से भी आते हैं और बंगलौर से भी, कि भाई फ्लाइट कब शुरू हो रही है अयोध्या की। और एयरलाइंस ने फ्लाइट दी है क्योंकि सरकार ने वहाँ पे उड़ान प्रोजेक्ट जो शुरू किया गया, उसके अंतर्गत कई सारी फ्लाइट्स इंट्रोड्यूस करी। उड़ान के अंदर एयरपोर्ट बने, फिर फ्लाइट्स आई। ठीक है। तो इस वजह से सड़कें बनी, होटल बने, तो इस वजह से पर्यटन अब बढ़ने लगा है। और हमारे देश में इतने लोग हैं कि शायद हमें बाहर से लोगों को लाने की भी जरूरत ना पड़े। हमारी तो जनसंख्या ही इतनी है कि हम आपस में ही सब देश ट्रैवल करने लगे हैं, तो हमारे यहाँ काफ़ी लोग हैं करने के लिए, इसके लिए। और मैं सभी से बोलता हूँ ये देश बहुत विशाल है, बहुत सुंदर है। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि यहाँ समंदर है, पहाड़ है, नॉर्थ ईस्ट है, अच्छे झरने हैं, दुनिया की सबसे साफ और स्वच्छ गांव है। बस है एक्सप्लोर करने की, ब्रांडिंग करने की। हमारे साथ नूतन गुप्ता जी भी बनी हुई हैं, इज माई ट्रिप की तरफ से सीईओ है। नूतन जी, क्योंकि आपकी एक तारीफ भी करनी चाहिए, पिछले दिनों एक विवाद शुरू हुआ था मालदीव को लेकर, और ईज माई ट्रिप की तरफ से सबसे पहले अनाउंस की गई थी मालदीव की जो भी बुकिंग है, आपने वो कैंसिल कर दी थी। तो वो थॉट देशभक्ति का कि पहले अपने देश को एक्सप्लोर किया जाए। हमारे देश में ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्होंने हमें देखा नहीं और बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, वो चीजें पहुंची नहीं है। तो वो थॉट कैसे आया था आपका, और आपको क्या लग रहा है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे डेस्टिनेशन है, खासकर धार्मिक टूरिज्म, जैसे हमने बात कहा कि लैंड ऑफ टूरिज्म, लैंड ऑफ गॉड इसे मानना चाहिए, स्पिरिचुअलिज्म, ज्ञान की धरती कहा जाता था, तो ये सब चीजें अभी भी, और हमें लगता है कि आपको ब्रांडिंग करनी चाहिए। और वो थॉट कैसे आया था आपने, जब सारी बुकिंग, कोई भी बिजनेसमैन का तो सीधा मतलब होता है फायदा, आपने तो अपना नुकसान कर लिया। नहीं, नुकसान की बात नहीं थी। धार्मिक, जैसे आप कहते हैं कि हिंदुस्तान इतना बड़ा है कि अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है। तो मैं सबसे पहले तहे दिल से न्यूज़ 24 का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने डिवोशनल टूरिज़्म कह लीजिए, स्पिरिचुअल कह लीजिए, रिलीजियस, जो भी वर्ड दीजिएगा, बट आई थिंक डिवाइन इंडिया के लिए डिवोशनल टूरिज़्म टुडे इज़ रियली द नीड ऑफ द आवर। एंड इस वर्ड को लेके हम ब्रांडिंग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसी से ही जागरूकता हमें, हम ये नहीं कहते देशभक्ति था, बट येस, इंडिया को प्रमोट करना, बिकॉज ईज माई ट्रिप एज अ कंपनी, हम अपने आप को कहते हैं, हम वी आर totally an Indian company for India, totally invested, self-funded Indian company, listed in the Indian Stock Exchange। तो वो भावना को लेके हम बहुत कुछ इंडिया के लिए ही करना चाह रहे थे। और उस विवाद जो आप कह रहे हैं, चलिए वो तो हिस्ट्री हो गया, पर आगे के लिए मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बात कर सकती हूँ कि इंडिया में हम लोग जब पैदा होते हैं, हर घर में एक हमारे अंदर धार्मिक भावना है। हम सबके घर में जिस मजहब को भी हम फॉलो करते हैं, एक गॉड की मूर्ति होती है, चाहे वो छोटा घर हो या चाहे बड़ा घर हो। तो वो स्पिरिचुअल भावना हमेशा से ही थी। जहाँ तक टूरिज़्म, क्योंकि मैं टूरिज़्म इंडस्ट्री को बिलोंग करती हूँ, तो हम बहुत कुछ बेचते हैं, विदेशी डेस्टिनेशंस भी बेचते हैं, इंडियन डेस्टिनेशंस भी बेचते हैं। पर मैंने इंडिया को देखा कि हमेशा हमारा जो प्रमोशन होता है महलों को लेके होता है, कुछ ऐसी कोई ऊँट हाथियों को लेके होता था। बट अभी हम एक डिवोशनल वर्ड, जो एक पर्टिकुलर वर्ड यूज़ किया है, आई थिंक इट इज़ अ वेरी एप्ट वर्ड टुडे टू टॉक अबाउट। एक पर्सनल एक्सपीरियंस के तहत मैं बात करती हूँ कि लास्ट वीक मैं वाराणसी में थी, और जब मैंने देखा कि जैसे आपने कहा कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप ही आया करते थे, और जिस होटल में हम ठहरे थे बहुत सारे फॉरेनर्स थे और बहुत यंग फॉरेनर्स थे। तो उस चीज़ को लेके एक बहुत अच्छा थॉट आया कि इंडिया को फॉरेनर्स खाली एक पर्टिकुलर एज से नहीं, और वो ऐसा नहीं है कि कुछ वो फॉलो कर रहे हैं, दे वर सो इंक्विजिटिव, बिकॉज ऑब्वियसली वाराणसी पूरी दुनिया में वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी है, बट
खाली वाराणसी ही नहीं है, वो लोग सारनाथ भी देखना चाह रहे थे, वो साउथ इंडिया के टेम्पल्स भी देखना चाह रहे थे। तो जो मैंने उनसे बातचीत की तो बहुत उनका इंटरेस्ट था इंडिया के जिस रिलीजियस जगहों को देखने का और एक्सप्लोर करने का, जिनके बारे में उन्होंने कहीं पढ़ा हुआ था। दूसरी चीज़, एक और चीज़ मेरी देखी गई कि यंग जनरेशन खाली टूरिज्म अब रिक्रिएशन के लिए नहीं, उनकी एक इंक्विजिटिवनेस है हिस्ट्री देखने के लिए। तो वो जो पीढ़ी है, जो हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा ताकत है, उनके अंदर ये जागृति आई है टू गो एंड विजिट दिस प्लेसेस इटसेल्फ मीन्स अ लॉट। एक वेडिंग हो रही थी और यंग कपल बाहर से आया था और वाराणसी के उस होटल में वेडिंग कर रहे थे। तो वेडिंग इज अगेन इन स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन हैज बिकम वेरी पॉपुलर। हिंदुस्तानियों के तो मन में, जो बाहर हिंदुस्तानी रहते हैं उनके भी मन में है, और अपार्ट फ्रॉम दैट इवन फॉरेनर्स। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको लेके आज हम ये चर्चा कर रहे हैं, और ये बहुत आगे तक जाएगा। आई थिंक ब्रांडिंग को लेके डिवोशनल इंडिया एक बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया है हमने, क्योंकि एक रिलीजियस इंडिया बड़ी रिलीजियस भावना पैदा करता है। तो टूरिज़्म और की को लेके आई थिंक ये बहुत अच्छा टाइम है हिंदुस्तान के लिए। इसको लेके ईज़मा ट्रिप ने एक वेबसाइट भी हमने डेडिकेटेड लॉन्च की है, easydarshan.com, जिसमें 100 से ज़्यादा प्रोग्राम्स है खाली धार्मिक जगहों को लेके हिंदुस्तान की, जो हैं बहुत आइटनरीज हैं, जिसको हम बड़ी स्ट्रांगली प्रमोट कर रहे हैं। हमने एक अपना इनबाउंड डिवीज़न के थ्रू विदेश में भी हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यस, एज फार हम लोगों का कंसर्न है, धार्मिक इंडिया बहुत आगे जाएगा, और जितने बच्चे बिल्कुल दोनों को मिलकर आना, चाहे वो इंडस्ट्री के लोग हों, चाहे वो लोग हों, उनको भी सोच बदलनी होगी। सुशील जी, आपकी तरफ मैं रुक कर रहा हूँ, क्योंकि इंडियंस का एक माइंड सेट होता है, खासकर जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास होता है, हम पैसे बचाने पे ज्यादा ध्यान देते हैं, पैसे खर्च करने पे बहुत ज्यादा होता है। लेकिन कुछ सालों में हम देख रहे हैं जो नया यूथ जनरेशन आ रहा है, उनको व्लॉगिंग करनी है, अलग अलग जगह पे ट्रैवलिंग करनी है, अलग अलग जगह पे रील्स बनानी है। तो ये थोड़ा माइंडसेट बदल रहा है, अब चीजें एक्सप्लोर हो रही हैं, और खासकर इंडिया के अंदर ही। थैंक यू रवि जी। कुछ लोगों को याद होगा, एक वक्त हमारे पास ऐसा था कि पेट्रोल मंगाने के लिए पैसा नहीं था। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे देश की जितनी अर्थव्यवस्था थी चरमरा गई थी, जितनी कैपेसिटी हिंदुस्तानियों की थी सारी यूज हो चुकी थी, तब भी पेट्रोल नहीं मंगा सके। फिर बदलाव क्या आया? देश की अर्थव्यवस्था में आज आप सबको जान के खुशी होगी और गर्व होगा, गौरव होगा कि वही पॉपुलेशन जिसको बोझ माना गया था, आज देश का एसेट बन गई है। कैसे? 54%, 54% आज हमारी इकोनॉमी जो है वो सर्विसेज सेक्टर से आती है। आईटी सेक्टर वगैरह नहीं होता तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। हमारे देश की 14%, 14% सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से आती है, जो पूरी देख रहे हैं, बाकी एग्री इकोनॉमी है। मेरा एक सवाल है पूरे देशवासियों से, 140 करोड़ के देशवासियों से, अगर जो लगता है कि हमारे देश में और कुछ करने की कैपेसिटी है तो करना चाहिए। चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, मैन्युफैक्चरिंग को 14 से 28% लाने की कोशिश की जा रही है, हो नहीं पा रहा है, उसके लिए इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है, पीएलआई क्रिएट की जा रही है, हो रहा है, कोई बात नहीं, वक्त लगेगा। लेकिन एक सबसे बड़ा नेग्लेक्टेड सेक्टर जो हमारे देश में जो पैसा पानी की तरह बरसा सकता था, वो हमेशा नेग्लेक्ट किया गया। आप देखिए, टूरिज्म की बात जब हम करते हैं, आपको जान के हैरानी होगी, 4000 बिलियन डॉलर्स, मैं अमेरिकन वैल्यू से बता रहा हूं क्योंकि नॉर्मली इकोनॉमी को ऐसे ही तोला जाता है। 4000 बिलियन डॉलर्स में टूरिज्म का हिस्सा पूरे देश में सारे टूरिज्म मिला के सिर्फ 30 बिलियन डॉलर, 30 बिलियन डॉलर। शेम ऑन अस। हमारे देश में अगर जो एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज सेक्टर पूरा काम कर रहे हैं, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, सारे दिग्गज यहाँ मेरे साथ बैठे हुए हैं, इंक्लूडिंग एमएमटी सबको, और जितने बच्चे बैठे हैं और जो पूरे देशवासी देख रहे होंगे, कि आज के बाद आप प्रण ले लीजिएगा। जैसे मोदी साहब हमेशा कहते हैं, ऑनरेबल पीएम सब कहते हैं कि यस, आप इनिशिएटिव लीजिएगा। प्रण क्या लेना है? जब भी आप कहीं जाएं, जैसे बात हो रही थी, रील्स बनाइए, ट्रैवल ब्लॉगर बन जाइएगा, देश को पॉपुलैरिटी की ब्रांडिंग पे लेके आइएगा, और आप लोग सब एंकरेज कीजिए ऐसे स्टूडेंट्स के, ऐसे लोगों को, कि आप जब रील भेजेंगे, आपकी रील पर जितने व्यूज होंगे, हम आपको कुछ ना कुछ पैसा देंगे। क्योंकि ये जब बच्चे रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और खूब मस्ती के साथ में शेयर करेंगे, मैं वायदा करता हूं पूरे देश में जागृति आ जाएगी। ये 30 बिलियन डॉलर को हमें 300 बिलियन डॉलर 2030 से पहले कैसे भी पहुंचाना है, और ये सब ताकत हमारे देश में है।
आपको सुनकर हैरानी होगी कि हमारे देश में 54% जो टूरिज्म आता है वो बांग्लादेश से आता है। क्या हो क्या रहा है? इसका मतलब देश के अंदर क्या बांग्लादेश से ही लोग आएंगे? क्या पूरे विश्व से लोग नहीं आ सकते? अमेरिका से लोग आते हैं, 24% लोग वहां से आते हैं हमारे पास टूरिज्म। 1 करोड़ टूरिज्म आते हैं। मालिनी जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा। मेरा सवाल है, 1 करोड़ टूरिज्म इंटरनेशनल, बस उसमें जिसमें कि हमारे ही देशवासी बहुत ज्यादा फॉरेनर्स आते नहीं है। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि यहाँ पर चैलेंज है। आज अगर जो आपको मैं बोलूँ कि कहीं जाना तो देश में आप बोलेंगे गोवा जाएंगे, श्रीनगर जाएंगे। इंटरनेशनल बोलेंगे तो आप बोलेंगे चलो अमेरिका चलते हैं, दुबई चलते हैं, स्विट्जरलैंड चलते हैं, पेरिस चलते हैं, वगैरह वगैरह। वाई नॉट इंडियन डेस्टिनेशंस? क्योंकि उनको ब्रांडिंग, मार्केटिंग, एक्सेसिबिलिटी, ईज नहीं दिया गया है। आज भी भले ही हम आज की डेट में बड़ी प्रगति की राह पे आ चुके हैं, ऑनरेबल पीएम सर के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकारें चल रही हैं, दिस इज अमेजिंग। अमृत काल चल रहा है, हमने ऐसा वक्त कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा। लेकिन ठीक है, लेकिन अभी भी कोशिश बाकी है। कोशिशें बाकी हैं। और इसी पिलग्रिम कृष्ण जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि अभी सरकारों की तरफ से लेकिन कहा जा रहा है ये सब चीजें हो रही हैं, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मकसद के तहत हो रही है, लेकिन इसे रोजगार से कैसे जोड़ा जाए? क्योंकि अभी भी जिक्र हो रहा था कि ठीक है, मंदिर खुलता है तो बीच में छोटी छोटी दुकानें हो जाती हैं, लेकिन एक और बड़े पर्सपेक्टिव के तौर पे इसे कैसे देखा जा सकता है, धार्मिक टूरिज्म और एम्प्लॉयमेंट? एक तरह से अगर देखा जाए तो धार्मिक टूरिज्म, एम्प्लॉयमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी इज ऑल्सो ए वेरी की फैक्टर टू इट, एंड ट्रांसपोर्टेशन एज वेल। तो जो परिपूर्ण रूप से अभी विकास हो रहा है धार्मिक पर्यटन के अंदर, तो जो जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं निचले लेवल पे, जो कि आप लगा लीजिए हाउस कीपिंग के अंदर हो गया, गाइड्स हो गए, ड्राइवर्स हो गए, या फिर और जो हमारे कुलीग्स हैं इंडस्ट्री के, उस लेवल पे जॉब जनरेशन हो रहा है, उसका ऐसा हिस्ट्री में इंडिया की देखा नहीं गया है इस वक्त। क्योंकि जिस हिसाब से पर्यटन की ग्रोथ हो रही है, धार्मिक पर्यटन की ग्रोथ हो रही है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। पहले आप देखते थे तो लोग, इट वाज मोर ऑफ ए पेनेंस की जर्नी होती थी कि आप अगर धार्मिक उस पर जा रहे हो तो आप एक एक महीने के लिए बाहर चले जाते थे, बट ऐसा नहीं है। अब कनेक्टिविटी इतनी इम्प्रूव हो गई है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रैवल है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी इससे, और जो जॉब क्रिएशन है या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ में इसका शेयर है पर्यटन का, वो ग्रो करेगा ही करेगा। ठीक है, रोमिल जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि एक मेरे पास आंकड़ा है, गवर्नमेंट ने पिछले साल 343 करोड़ टूरिज्म के लिए अलॉट किए थे, लेकिन एक आंकड़ा उसमें सामने आया कि 60 करोड़ ही यूज हो सके। तो अभी भी आपको लग रहा है कि टूरिज्म को लेकर वो सारी संभावनाएं जो हैं, हम देख रहे हैं धार्मिक टूरिज्म के तौर पे बहुत आगे हम बढ़ गए हैं, लेकिन ओवरऑल आप देखें कि अभी भी विल पावर की कमी है, और खासकर कहा जाता है कि अब देश के युवा हैं, उनको जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर होना चाहिए। तो टूरिज्म, धार्मिक टूरिज्म और यूथ, कैसे आप कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो आपने आंकड़ा बताया, मैं उसको थोड़ा सा एक डिफरेंट तरीके से देखना चाहूँगा। एक विभिन्न तरीका है। हम टूरिज्म मिनिस्ट्री के बजट को 343 करोड़ में से कुछ यूटिलाइजेशन हुआ नहीं हुआ, लेकिन असली टूरिज्म जो ग्रोथ आती है वो इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट, जो सरकार ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया, चाहे वो ट्रेन्स हो, चाहे वो सड़क निर्माण हो, चाहे वो होटल निर्माण हो, चाहे वो सब्सिडी हो ईवीज चलाने के लिए। अगर अब अयोध्या में आपने देखा होगा ईवी चल रही है आज की डेट में, और उससे लोग ट्रांसपोर्ट ले रहे हैं। तो वो जो इन्वेस्टमेंट है वो असली टूरिज्म अट्रैक्ट करता है, और उसी के थ्रू आज के बच्चों को कई तरह के एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ खुलेंगे। और एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट ओनली कि आपको वहाँ जाके कुछ करने का मौका मिले। एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट होता है, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन साइकिल स्टार्ट होती है। इनमें से आज कुछ जो टूरिज्म बच्चे हैं वो अपनी टूरिज्म एजेंसी खोलेंगे, ट्रैवल एजेंसी खोलेंगे। कई छोटे शहरों में हम कई लोगों से टाई अप कर सकते हैं। यही मेरा सवाल था कि यूथ अब इसको फ्यूचर कैसे बना सकता है, तो क्योंकि देश का ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां कोई बड़ा धार्मिक स्थल ना हो, कोई बड़ा मंदिर ना हो, उससे रोजगार की कैसी संभावना है? सबसे पहले तो देखिए, आप स्वरोजगार, जो आपने बोला कि भाई फ्रॉम एम्प्लॉय टू एंटरप्रेन्योर वाली जर्नी है,
छोटे शहरों में इतनी अपॉर्चुनिटी, हमारे जैसी कंपनी हर छोटे शहर में जाके अपनी शाखा नहीं खोल सकती, हम बड़े शहरों तक लिमिटेड है, हमारी अपनी लिमिटेशंस है। छोटे शहरों में टियर 2 टाउन्स और टियर 3 टाउन्स में इतनी अपॉर्चुनिटी है कि कोई अच्छी ट्रैवल एजेंसी वहाँ अपनी भी खोले तो हमसे भी टाई अप कर सकता है या इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकता है। पहला एवेन्यू वो हुआ। उसके अलावा जितनी भी ये टेम्पल टाउन्स है, आप ऊपर कटरा से लेके मदुरई कन्याकुमारी तक देख लीजिए, उन टाउन्स में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट्स, गाइड्स, ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड दे आर पेइंग वेल। इट इज नॉट एज इफ दे आर नॉट पेइंग वेल। ये छोटे पेइंग जॉब्स नहीं है, लेकिन आपको उसमें मेहनत करनी होती है। तो ये एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है। उसके अतिरिक्त बहुत सारा हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट, कल्चर, मालिनी जी अभी यहीं थी, कल्चरल डेवलपमेंट के एरियाज में बहुत बिल्कुल, opportunities कल्चर की हैं। तरफ ही हमें ध्यान होगा और कल्चर भी ये रोजगार पैदा कर सकता है। आखिर में नितुन जी एक थोड़ा सा जो मेरा सवाल, क्योंकि ईज माई ट्रिप जो है वो फ्लाइट की बुकिंग भी करती है, थोड़ा और सस्ता होना चाहिए ताकि लोग अब एक्सप्लोर कर सके। आपको लग रहा है कि किराए को लेकर जिस तरह से कई बार चीजें, आज अगर धर्मशाला में किसी को क्रिकेट मैच देखना जाना हो तो आज कम से कम 45,000 का टिकट है। इन चीजों को लेकर थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। जब हम किसी मंदिर की तरफ जाएं, कोई खास त्योहार है, तो पता लगा 1-1 लाख रुपए तो किराया ही है। रेगुलेशन थोड़ी होनी चाहिए। नहीं, आई एग्री विद यू। रेगुलेशन लाइक उन्होंने बोला कि ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इजी ट्रांसपोर्टेशन का तो होना ही चाहिए और उसमें सारी जनता जा सके। देयर हैज़ टू बी अ प्राइस कंट्रोल, आई एग्री देयर। बट कई चीज़ें बियॉन्ड कंट्रोल होती हैं तो उन चीज़ों को मद्देनजर रखा जा सकता है। बट हम लोग एज ईज माई ट्रिप जो हम इनिशिएटिव ले सकते हैं वो हम स्पेशल डिस्काउंट्स भी देते हैं, अपनी तरफ से जो कर सकते हैं बेहतरीन करते हैं। बट अब मैं इस बात से सहमत हूँ। चलिए, अब हमारे पास समय खत्म हो गया इस सेशन को यहीं पे विराम देने का। तो जरूरत है इस देश के अंदर टूरिज्म की असीम संभावनाएं। हमारे देश में हर चीज़ है, समंदर है, पहाड़ है और सबसे बड़ी ज्ञान का सागर ये धार्मिक स्थल। इसे आप आस्था के तौर पे ना जोड़ें, ये ज्ञान भी है, हमारे एक हिस्ट्री है, तो इसको भी आप एक्सप्लोर करें, जानें और ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के लोगों को भी बताएं कि क्या हमारी संस्कृति है, क्या विरासत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सेशन में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी था। एक छोटा सा नाज़िर होंगे, देखते रहिए News 24।